तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 में देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों का आपको सम्मिलन निकालना है, ठीक ना। तो सम्मिलन का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे दोनों का यूनियन निकालना। तो इसी समय हम इंटरसेक्शन भी निकालते चलेंगे, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन है उसमें इसी क्वेश्चन का जो है इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए सम्मिलन में क्या करते हैं, बताया है आपको कि सम्मिलन में क्या करते हैं, दोनों समुच्चय के अवयवों को एक दूसरे से मिला देते हैं, ठीक ना। और प्रतिच्छेद समुच्चय या सार्वजनिक समुच्चय में क्या करते हैं कि उन अवयवों, दोनों समुच्चयों के अवयवों का जो कॉमन वाला अवयव है वो लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए इनका सम्मिलन x = 135, y = 123। इनका सम्मिलन यानी यूनियन कैसे निकालेंगे कि इनके दोनों के अवयवों को मिला देंगे। तो पहले 1 लिखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद देखिए 3 लिखेंगे, ठीक ना। तो पहले तो 2 आता है तो पहले 2 लिख लीजिए, क्रम से लिखना है लिख लीजिए। फिर उसके बाद 3 देखिए कॉमन है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, कोई 2 बार तो लिखेंगे नहीं, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या लिख लेंगे 5। तो इसमें आपने क्या किया कि दोनों समुच्चय के अवयवों को मिला दिया, क्रम से लिख दिया, ठीक ना। तो 135 लिख दिया और उसके बाद जो बचा था, बचा क्या था 2 था, 2 लिख दिया, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद इनका इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिए इसी समय। तो x इंटरसेक्शन y = क्या हो जाएगा, इनका जो कॉमन वाला अवयव है वो इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें, देखिए 1 कॉमन है, 1 मिल रहा है। फिर उसके बाद देखिए 3 भी कॉमन है तो 3 लिख लेंगे। 5 कॉमन नहीं तो 5 को छोड़ देंगे, ठीक ना। तो 1, 3 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यूनियन में क्या किया आपने कि 135 लिख दिया, फिर उसके बाद 1 तो लिख ही चुके थे तो नहीं लिखा, फिर 2 लिख दिया, ठीक ना। फिर उसके बाद 3 लिख ही चुके थे तो इसको दोबारा लिखना नहीं था। तो यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन में आप केवल कॉमन वाले अवयव लिख दीजिए। फिर उसी तरह से ए यूनियन भी यहाँ पे निकालना है, ठीक ना। तो इसके भी अवयवों को मिलाना है। तो पहले ए के अवयवों को लिख दो, AEIOU। फिर उसके बाद देखिए इसके सारे अवयवों को लिख दो। तो ए तो आप लिख ही चुके हो तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बी लिख दो और उसके बाद क्या लिख दो, सी लिख दो, ठीक ना। क्रम से रखना और रख दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले ABC लिख दो फिर EIOU लिख दो, ठीक ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही वो भी सही, ठीक। तो ये तो हो गया आपका ए यूनियन बी। अब निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, BC तो कॉमन मिलेगा नहीं, बाकी कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपका यूनियन हो गया और ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन है कि A = दिया हुआ x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो अगर आप इसको तालिका विधि में लिखना चाहें, वैसे आप डायरेक्ट ए यूनियन भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यूनियन का मतलब हमेशा समझिए कि या होता है या फिर इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और कहते हैं। तो आप या लिख के अगर इन दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। और अगर और लगा के इन दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ए यूनियन भी आप अगर गुणी विधि में लिखना चाहते तो कैसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x, ठीक ना। प्राकृत संख्या यहाँ पर भी, प्राकृत संख्या यहाँ पर भी है, ठीक ना। तो x सच दैट x 3 का गुणज, 3 का गुणज या फिर और कौन सी संख्या है, 6 से कम और है क्या, प्राकृत संख्या। तो वही बताया आपको कि अगर यूनियन में लिखना है और आप गुण विधि में ही लिखना चाहते हैं, क्योंकि गुण विधि में क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर भी ज़्यादा करके आएगा तो फिर गुण विधि में आएगा, ठीक। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, और होता है, ठीक। तो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज भी आपने लिख दिया और बीच में या लगा के 6 से कम प्राकृत संख्या भी लिख दिया, ठीक ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यूनियन। और अगर तालिका भी से लिखना चाहते तो पहले ए बराबर लिखो, क्या लिखेंगे कि 3 के गुणज सारी संख्याएं लिखो, ठीक ना। तो 3, 6, 9 ... ये सभी क्या हो जाएंगी, 3 की गुणज हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, b = कितना लिखेंगे, 6 से कम प्राकृत संख्या। तो b = कितना हो जाएगा, b = अगर लिखें तो b = हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। फिर जब इनका यूनियन निकालेंगे तो a यूनियन b = तो पहले b पूरा लिख दो फिर a पूरा लिख दो, ठीक ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 b लिख दिया, फिर उसके बाद a पूरा लिख दो। तो a लिखेंगे तो a में 3 तो लिख ही चुके हैं, 6 नहीं लिखा तो 6 लिख दो, 9 लिख दो। आगे इसी तरह से इनके गुणज में और क्या आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, ... लगा के बंद कर दो। तो गुण विधि में ए यूनियन भी लिखना चाहते हो तो गुण विधि में लिख दो, और अगर जो है तालिका विधि में लिखना चाहते हो तो तालिका विधि में लिख दो। तो दोनों से आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर इसी में आपसे ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कह दिया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इसका,
तो देखिए अगर गुण विधि में लिखना चाहते हो तो और लगा के लिख दो कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, और होता है, ठीक ना। इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, अंग्रेजी में इसको एंड कहते हैं, ठीक ना। तो इनको लगा के अगर जोड़ दोगे तो हो जाएगा गुण विधि में। तो एक्स सच दैट एक्स 6 से वो पहले कौन सा है 3 का गुणज है ना, तो एक्स सच दैट एक्स 3 का गुणज, 3 का गुणज और 6 से कम कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक ना। और अगर इसको आप कभी इंटरसेक्शन में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो देखिए जब इनका दोनों का कॉमन लेंगे इसका और इसका, ठीक ना। मान लो तालिका विधि में लिख रहे हैं तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 3 यहाँ पे मिल रहा है कॉमन, बाकी तो कोई मिलेगा नहीं कॉमन, तो इसका ए इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए तीनों कि आपने इसका ए यूनियन बी भी निकाल लिया और ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चनों में क्या है, तो अगले क्वेश्चनों में देखें, अगले क्वेश्चनों में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि a इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और साथ में x को डिफाइन किया है उन्होंने कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। फिर b इक्वल टू क्या है कि b इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x को डिफाइन किया है उन्होंने कि 6 से बड़ी और 10 से छोटी है, ठीक ना। तो इसको देखिए, इनको पहले आप तालिका विधि में कर लें तो ज़्यादा सरल रहेगा। तो पहले देखिए गुण विधि से तालिका विधि में करें। देखिए प्राकृत संख्या है 1 से बड़ी 6 से छोटी, तो लिख लीजिए 1 से बड़ी 6 से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएंगी, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो ये आपने लिख लिया कि 1 से बड़ी और 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं, ठीक ना। तो 1 से बड़ी और 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं आपने लिख ली। फिर उसके बाद b इक्वल टू 6 से बड़ी और 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं लिख लो, ठीक ना। तो 7, 8, 9, 10, 10 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि 10 से छोटी है, बराबर नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि ए यूनियन बी निकालना, तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पहले इसके सारे अवयव लिख दो, ठीक ना, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद इसके सारे अवयव लिख दो, तो 7, 8, 9। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हैं तो देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक ना। तो सभी लोग इनको जो है स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या फिर नोट करते चलेंगे, ठीक ना, वीडियो रोक करके। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि a इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3 और b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए कि a यूनियन b क्या होगा। तो देखिए a यूनियन b इक्वल टू, देखिए कभी भी आप 5 का किसी के साथ भी यूनियन निकालेंगे तो 5 को देखो मिलाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, यही रहेगा। अच्छा इसी समय ये भी जान लें कि जब कभी 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 में कोई अवयव ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि a यूनियन 5 इक्वल टू a एंड a इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो a यूनियन b, तो जो कि b की जगह 5 ही है तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, 1, 2, 3 ही आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद a इंटरसेक्शन b अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन 5 काहे के बराबर होता है, 5 के बराबर। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या दिया हुआ है कि a इक्वल टू दिया हुआ है a कामा b और b इक्वल टू दिया हुआ है a b c, ठीक। तो कह रहा है क्या a सबसेट b है, और अगर है तो फिर आप a यूनियन b भी निकालिए, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए
कह रहा कि क्या ए सबसेट बी है, ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक ना। तो देखिए कब होगा ये इसका सबसेट, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, ठीक। तो देखिए इसके सारे एलिमेंट ए भी इसमें मिल रहा है, बी भी इसमें मिल रहा है, और इसमें कम से कम एक अवयव सी ऐसा है जो ए में नहीं है, तो इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट बी होगा, ठीक। तो मतलब ये सही है कि हाँ ये ए सबसेट बी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी बताओ। तो ए यूनियन बी कितना होगा, तो देखो इसको इसमें मिलाओगे तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिखो, फिर उसके बाद बी के सारे एलिमेंट। तो ए तो आप लिख चुके तो दोबारा लिखना नहीं, तो अब क्या लिखेंगे, बी भी आप लिख चुके तो बी भी दोबारा नहीं लिखना, बचा क्या, तो सी आपने लिख लिया, ठीक। तो ये ए यूनियन बी हो गया, ठीक। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बराबर का है क्या आया, बी के आया। आपको इससे एक बात पता चली, कौन सी बात पता चली, कि यदि एक नियम पता चला कि यदि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी इक्वल टू हमेशा कितना आएगा, बी आएगा, ठीक ना। और यहीं पे अगर ए सबसेट बी है, यदि ए सबसेट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए आएगा, ठीक ना। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर यहीं पे आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए और बी में कॉमन निकालें, तो ए भी कॉमन मिल रहा है, बी भी कॉमन मिल रहा है, और ये ए बी बराबर का है के है, ए के है। तो इसका मतलब वही बात आई कि अगर ए सबसेट बी है तो ए इंटरसेक्शन भी काहे बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। सबसे पहले 3 में वही क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी कितना होगा। तो अभी बताया कितना होगा, बी होगा। आपको अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो आप उदाहरण लेके चल सकते हैं कि एक समुच्चय ए और बी इस प्रकार ले लिए कि एक जो है दूसरे का सबसेट हो 1 2 3, और निकाल के देख लीजिए ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 3, और ये 1 2 3 का है कि इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इसका मतलब कि यदि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी का है कि इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, ठीक ना। तो कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए इक्वल टू, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8, और डी इक्वल टू 7 8 9 10। तो आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक ना। दूसरा निकालना है ए यूनियन सी, तीसरा निकालना है बी यूनियन सी, चौथा निकालना है बी यूनियन डी, ठीक ना। पांचवा निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक ना। छठवां निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी, और फिर उसके बाद और निकालना है सातवां निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक। तो देखिए सभी को निकालते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी, तो ए और बी को मिला दीजिए। तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दीजिए 1 1 2 3 4, फिर बी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए 3 4, तो लिख ही चुके, तो दोबारा तो लिखेंगे नहीं, अब क्या लिखेंगे 5 6 लिखेंगे। फिर ए यूनियन सी निकालेंगे, ठीक ना। तो ए और सी को मिलाएंगे तो 1 2 3 4, और सी की वैल्यू लिखेंगे 5 6 7 8। तो ये आपका ए यूनियन सी हो गया। बी यूनियन सी निकाल लीजिए, तो बी और सी को मिलाएंगे तो 3 4 5 6, पहले बी के सारे एलिमेंट लिख दिए 5 6, फिर सी के सारे एलिमेंट, तो 5 6 तो लिख चुके तो दोबारा लिखना नहीं, बचा क्या 7 8। फिर उसके बाद बी यूनियन डी निकाल लीजिए, तो बी और डी को मिला दीजिए। तो पहले बी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए 3 4 5 6, फिर डी के सारे एलिमेंट, तो 7 8 9 10, ठीक। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो अब की बार क्या करना है, ए को बी को सी को तीनों को मिला देना है, ठीक ना। तो 1 2 3 4 पहले लिख लो, ठीक। फिर उसके बाद बी के सारे एलिमेंट, तो 3 4 तो आप लिख चुके, तो क्या लिखना है 5,
अब देखिए सी के सारे एलिमेंट तो 5 6 भी आप लिख चुके, तो अब क्या लिखना है 7 8। ठीक, अब इसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन डी निकाल लीजिए। ठीक ना, तो ए के सारे एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, फिर उसके बाद बी के सारे एलिमेंट लिख दिए 3 4 तो लिख चुके, अब बचा क्या 5 6, फिर उसके बाद डी के देखिए 7 8 9 10, तो 7 8 9 10। ठीक ना, तो ये आपका ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। अब इसी तरह से बी यूनियन सी यूनियन डी निकाल लीजिए, तो बी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए पहले 3 4 5 6। ठीक ना, फिर सी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए 5 6 तो लिख चुके 7 8, फिर उसके बाद डी के सारे एलिमेंट 7 8 तो लिख चुके, अब बचा क्या 9 10। तो ये आपका क्या हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक ना, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक ना, लगा लेंगे, आ गया होगा समझ में सभी के। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का युग्म का सारणिक समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो उसी समय बता दिया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है 3 5 7 9 11। ठीक, फिर उसके बाद b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 9 11 13। c इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11 13 15। फिर उसके बाद d इक्वल टू क्या दिया हुआ है 15 17। ठीक ना, तो आपको निकालना है निम्नलिखित की वैल्यू। तो नंबर 1 में निकालना है a इंटरसेक्शन b। ठीक ना, नंबर 2 में निकालना है b इंटरसेक्शन c। नंबर 3 में निकालना है, नंबर 3 में क्या निकालना है a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d निकालना है। ठीक ना, नंबर 4 में आपको निकालना है a इंटरसेक्शन c। नंबर 5 में क्या निकालना है b इंटरसेक्शन d। नंबर 6 में क्या निकालना है a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन c निकालना है। ठीक ना, चलो फिर इनको बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में जाने। तो देखिए a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब जानते हैं सभी लोग, बता चुके हैं कई बार कि a और b में जो अवयव कॉमन होंगे उनको कहाँ लिखेंगे a इंटरसेक्शन b में लिखेंगे। ठीक ना, तो देखिए a और b में कौन कौन से अवयव कॉमन हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 3 5 तो है नहीं, 7 कॉमन मिलेगा। ठीक ना, तो 7 लिख लिया। फिर उसके बाद 9 देखिए कॉमन मिल रहा है, तो 9 लिख लिया। फिर उसके बाद 11 कॉमन मिल रहा है, तो 11 लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। b इंटरसेक्शन c निकाल लें। ठीक ना, तो b इंटरसेक्शन c निकाल लें, तो b और c में जो कॉमन है उसको लिख लिए। ठीक ना, तो b में क्या है b और c में कॉमन क्या है, तो 7 तो है नहीं, 9 भी नहीं है, 11 और 13 कॉमन है, तो 11 और 13 आपने लिख लिया। ठीक ना, अब उसके बाद देखते हैं a इंटरसेक्शन b c इंटरसेक्शन d, मतलब a c d तीनों में कॉमन क्या है। तो देखिए a c d तीनों में कॉमन क्या है। तो देखिए 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। 17 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो बस इन्हीं दो से निकाल लिए कि इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ए सी डी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं, तो जब कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब ए और सी में देखिए क्या कॉमन है, तो ये ए है और ये सी है, तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पर भी 11 है। ठीक ना, बाकी कोई अवयव कॉमन मिलेगा नहीं, तो 11 आपने लिख लिया। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद बी और डी में देखिए कॉमन क्या है। तो बी में देखिए 7 9 11 13 और डी में 15 17, तो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक ना, 5 को कहीं कहीं पे खाली ब्रैकेट भी लिख देते हैं। ठीक ना, इम्पटी ब्रैकेट भी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो बी यूनियन सी यहीं पे निकाल लीजिए कि बी यूनियन सी इक्वल टू बी और सी को मिला दीजिए। तो 7 9 11 13, पहले बी के सारे अवयव लिख दीजिए 7 9 11 13, फिर सी के सारे लिख लीजिए। तो 11 13 तो आप लिख चुके, 15 बस लिख दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अब ए में यानी इस वाले सेट में और इस वाले सेट में जो कॉमन है उसको आप लिख लीजिए। ठीक ना,
तो मतलब जो ब्रैकेट में लिखा होता उसको सबसे पहले हल करते हैं, तो उसीलिए आपने सबसे पहले क्या किया, बी यूनियन सी निकाल लिया, ठीक ना। तो चाहो तो पहले ऐसे वैल्यू लिख लो, ठीक ना, यहाँ पे लगाए रहे इसको 6 नंबर। क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक ना। तो पहले ए की सारी वैल्यू लिख लो, 3, 5, 7, 9, 11। फिर उसके बाद अभी आपने बी यूनियन सी निकाला है, क्योंकि ब्रैकेट वाले को पहले हल करते हैं, ठीक ना। तो 7, 9, 11, 13, 15। अब इसमें जो भी कॉमन हो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 3 कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है नहीं, 7 कॉमन मिल रहा है, 9 कॉमन मिला और 11 कॉमन मिला है। तो 7, 9, 11 आपने लिख दिया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 7वें नंबर में, 7वें नंबर में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन डी, ठीक ना। फिर उसके बाद अगले में क्या दिया हुआ है 8वें नंबर में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 9वें नंबर में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक ना। तो पहले इनको निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए ए इंटरसेक्शन डी, तो ए और डी में कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ भी मिलेगा कॉमन। देखिए यहाँ पे 15 कहीं पर है नहीं, 17 भी कहीं नहीं है, ठीक ना। तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले इसके लिए आपको बी यूनियन डी निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो पहले तो ए की वैल्यू लिख लो, ए की वैल्यू आपको पता है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी को सॉल्व कर लो, तो बी और डी को मिला दीजिए, तो 7, 9, 11, 13। तो 7, 9, 11, 13 और फिर डी के भी अवयव उसी में लिख दो, तो 15, 17। अब इसका जो भी कॉमन हो उसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो 3, 5 कॉमन है नहीं, 7, 9 है कॉमन, ठीक ना। 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और क्या कॉमन है, 11। तो 7, 9, 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, क्योंकि जो ब्रैकेट में है पहले उसको हल करो। तो ए और बी में कॉमन क्या मिलेगा, 7, 9, 11 कॉमन मिल जाएगा, 7, 9, 11 कॉमन मिल जाएगा। तो 7, 9, 11 लिख लिया, किसकी वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी और सी को मिला दीजिए, तो 7, 9, 11, 13, 15। तो 7, 9, 11, 13, 15। अब इसका जो इंटरसेक्शन जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो 7, 9, 11 कॉमन हो गया, तो इसी को आपने लिख लिया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपने आप लगा लेंगे, ठीक ना। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि a इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, ठीक ना। b इक्वल टू दिया हुआ है कि x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है, एक समप्राकृत संख्या है। c इक्वल टू दिया हुआ है कि c इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x सच दैट x विषम प्राकृत संख्या है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक ना। और d इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, d इक्वल टू x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो आपको देखिए क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन डी सी, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक ना। तो और उसके बाद क्या निकालना है, तो पहले इनको निकालते हैं, ठीक ना। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी पहले आपको निकालना है, ठीक ना। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी होगा क्या, तो देखिए ए में सारी प्राकृतिक संख्याएं
और बी में सारी सम संख्याएं। ठीक, अच्छा यहाँ पे पूरा लिखने से अच्छा है कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याएं और प्लस विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, सारी सम संख्याएं सारी विषम संख्याएं, यहाँ पे सारी सम संख्याएं। तो जब सम संख्याओं का कॉमन आप सम प्लस विषम से लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, सम आएगा। ठीक ना भाई, इसका कॉमन इसके साथ लेंगे ए के साथ, तो ए में तो दोनों संख्याएं, यहाँ पे सम और प्लस विषम दोनों प्रकार की संख्याएं हैं और यहाँ पे केवल सम संख्याएं। तो जब इन दोनों का कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन मिला, सम संख्याएं। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं कि x such that x एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक, अब आ जाइए दूसरे वाले क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन डी। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे x such that x एक प्राकृत संख्या है, ठीक ना, और यहाँ पे क्या है, x such that x एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्याओं में तो सारी संख्याएं होंगी, सम विषम अभाज्य सारी संख्याएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याएं और प्लस अदर जो भी होगी, ठीक ना, और यहाँ पे अभाज्य संख्या। तो जब इन दोनों का कॉमन लेंगे तो कौन सी संख्या कॉमन आएंगी, अभाज्य संख्या। तो डायरेक्ट इसका भी आंसर लिख सकते हैं कि x such that x एक अभाज्य, लेकिन आगे लिख दिए प्राकृत, वैसे अभाज्य संख्या प्राकृतिक होती है, प्राकृत संख्या। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, क्या कह रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो अब भी समझिए कि सी में देखिए विषम प्राकृत संख्या है और आप जानते हैं एक किससे मिला, सम प्लस विषम से। तो यहाँ पे अब जब इससे कॉमन लेंगे तो कौन सा कॉमन आ जाएगा, विषम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, आप ऐसे भी तालिका विधि में लिख के भी लगा सकते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, बाकी आप लगा सकते हैं उससे भी, ठीक ना, वो तो जानते हैं, आप ऐसे भी जानते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है, तो इनको आप लोग तो देखिए इसमें आप क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक ना। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे, तो देखिए बी और सी में जो कॉमन होगा, ठीक ना। तो देखिए बी में समप्राकृत संख्याएं हैं, सी में कौन सी संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो सम और विषम में कोई भी कॉमन संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, ठीक ना। तो बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बी इंटरसेक्शन डी, तो देखिए बी और डी में कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक सम, ये सभी सम प्राकृत संख्या है और यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो बताइए कि सम संख्याओं में अभाज्य संख्याओं में कॉमन क्या मिलेगा, ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। कौन सी होती है, केवल 2 होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, संख्या 2 मिल जाएगी, ठीक ना। इसीलिए इसको एकल समुच्चय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक अवयव है, ठीक ना। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो सी और डी में देखिए क्या कॉमन है, तो देखिए विषम प्राकृत संख्या है, यहाँ पे कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर गुण विधि में लिखना चाहते हैं, x such that x विषम और इंटरसेक्शन में जब जोड़ेंगे तो और लग जाएगा। जब यूनियन में जोड़ते थे तो क्या लगता था, या अथवा लगता था, ठीक ना। तो विषम में जब जोड़ेंगे तो विषम और कौन सी संख्याएं, अभाज्य प्राकृत संख्याएं संख्या है, ठीक ना। तो इस तरह से आपने इसको जोड़ दिया। और ऐसे भी लिखा सकते थे कि सी इंटरसेक्शन डी, अगर आप तालिका विधि में लिखते, ठीक ना, तो इसमें सारी विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं में कौन सा आता है, 1 3 5 7 9 11, ठीक ना। और अभाज्य संख्याओं में कौन सा आता है, 2 3 5, जो अभाज्य संख्या है ना, जो किसी अपने और स्वयं एक के अलावा और किसी से न विभाजित हो। तो इसमें कौन सा सबसे पहले आएगी, 3 आएगी, है ना, विषम भी हो और अभाज्य भी हो। फिर क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक ना। फिर उसके बाद 7 9 नहीं आएगा, 9 विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, ठीक ना। फिर उसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा, ठीक ना। इसी तरह से 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। तो आप जिस तरह से चाहें वैसे लगा सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा आपको बताई थी, डिसजॉइंट सेट, ठीक ना, इंट्रोडक्शन में बताई थी। तो क्या होती है असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा, कि ऐसा समुच्चय, ठीक ना, ऐसा समुच्चय, तो ऐसा समुच्चय जिसमें
कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना मिले। कहने का मतलब अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए, काहे के बराबर में आ जाए, फाई के बराबर में आ जाए, तो ऐसे समुच्चयों को क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय। तो एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन में देखें, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 का पहला दिया हुआ है कि 1 2 3 4, ठीक ना, और एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, और कैसे इसको डिफाइन किया है कि 4 से बड़ी बराबर, ठीक ना, और 6 से छोटी बराबर है। ठीक, तो बताइए कि ये असंयुक्त है कि नहीं। तो देखिए असंयुक्त होने के लिए इनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए था। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 है और इसमें 4 5 6 है, तो 4 कॉमन मिल गया ना। तो जब इनका, चूंकि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इसलिए असंयुक्त समुच्चय ये नहीं है। ठीक ना। अब आगे देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है AEIOU, AEIOU, और B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है CDEF, CDEF। अब देखिए, ठीक ना, ये दोनों जो है दिए हुए हैं। तो अब इनमें बताना है कि असंयुक्त है कि नहीं। तो देखिए इसमें कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये ई मिलेगा कॉमन, ठीक ना। तो इसलिए जो है ये इसमें भी कॉमन मिल गया। तो जब इसमें भी कॉमन मिल गया, यानी इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, तो इसलिए ये भी कौन सा समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है और एक में दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक। तो देखिए एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है और दूसरे में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। तो देखिए सम और विषम में क्या कभी कोई उभयनिष्ठ मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। यहाँ इसमें कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक ना, तो इसमें कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय होगा। तो इसका मतलब ऐसा ही समुच्चय तो असंयुक्त होता है जिसमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। ठीक, अब चलिए आगे आगे अंतर समुच्चय के सवाल लगाने हैं, ठीक ना। तो देखिए अंतर समुच्चय की पहले आप परिभाषा तो पढ़े ही हैं कि अंतर समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a के वे अवयव जो b में ना हो। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये बात आपको ध्यान में रहेगी तो आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो देखिए जैसे हम इसमें तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम 1-2 सवाल बताए दे रहे हैं, ठीक ना। a बराबर दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21, ठीक ना, और b इक्वल टू दिया हुआ है 4 8 12, ठीक ना, 16 20। इसी तरह से आगे c और d भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप उन सभी को निकालेंगे, लगाएंगे, हमें एक सवाल बताए दे रहे हैं, ठीक ना, बाकी सारे सवाल सेम हैं। तो a माइनस बी, तो देखिए a माइनस बी निकालना है, तो a के वे अवयव जो b में ना हो। तो देखिए क्या 3a b में है, नहीं है, तो इसका मतलब आपको 3 को लिखना है। 6 इसमें है, नहीं है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 6 भी लिखना है। 9 इसमें है, नहीं है, ठीक ना, 9 भी लिखना है। 12 इसमें है तो इसको नहीं लिखना है, ठीक ना। 15 इसमें है, नहीं है, तो 15 लिख लीजिए। 18 इसमें है, नहीं है, तो 18 लिख लीजिए। और फिर 21 भी इसमें नहीं है, तो 21 भी लिख लीजिए। तो आपने केवल वो अवयव छोड़ा जो इसमें था, ठीक ना, तो 12 छोड़ दिया। या फिर आप ये भी जान लें कि हमेशा जो है a माइनस बी में उसके कॉमन वाले अवयव हटाते हैं, ठीक ना। एक सब सूत्र बताया था आपको कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक ना, कि मतलब बस कॉमन वाला अवयव, तो कॉमन वाला अवयव कौन सा था, 12 था, तो उसी को आपने हटा दिया। ठीक, तो अगर आप इसको वेन आरेख में देखें तो ये वेन आरेख इसका कैसे बनता है, a माइनस बी का, ये अगर a है, ये अगर b है, तो इसका a माइनस बी का वेन आरेख कैसा बनता है, a के सारे अवयव को, a के पूरे भाग को छायांकित करते हैं, सिवाय किसको छोड़ के, एक कॉमन वाले भाग को, ठीक ना। तो यही a माइनस बी, तो आपने केवल क्या किया, कॉमन वाले को हटा दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। हाँ, अगर इसी में b माइनस ए पूछ ले, ठीक ना, वैसे b माइनस ए इसमें हाँ पूछा है, ठीक ना, तो b माइनस ए अगर पूछ ले तो b के अवयव जो a में ना हो। तो देखिए b का 4 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो 4 को लिखना है, ठीक ना। 8 भी नहीं मिल रहा है तो 8 को भी लिखना, बस वही 12 इसमें भी हटेगा, ठीक ना। आगे 16 20 नहीं मिल रहा उसमें, तो ये 16 20 लिख दिया। तो आगे वाले सारे सवाल आप लोग लगा लेंगे,
ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू दिया हुआ है, कैपिटल X इक्वल टू ABCD और y इक्वल टू दिया हुआ है FBDG, ठीक ना। तो निम्नलिखित को हल करना है तो सबसे पहले x माइनस वाई को निकालना, फिर y माइनस x को निकालना, फिर x इंटरसेक्शन y को निकालना है, ठीक ना। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, सारी चीज़ आप जानते हैं, ठीक ना। तो x माइनस वाई का मतलब x के वे एलिमेंट जो y में ना हो। तो a इसमें नहीं है तो a लिख लीजिए, b इसमें है तो b को नहीं लिखना है, c इसमें नहीं है तो c को लिख लेना, d इसमें है तो नहीं लिखना है। तो जो भी एलिमेंट इसके हों, ठीक ना, वो अगर इसमें ना मिले तो आपको लिखना है, मतलब कॉमन वाले एलिमेंट को बाहर कर दें। तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉमन यहाँ पे b है और क्या है कॉमन d है। तो जब आप x माइनस वाई लिखेंगे तो बस इसी b और d को क्या कर देंगे, हटा देंगे, शेष को लिख लेंगे। उसी तरह से y माइनस एक्स में अब की बार क्या करना है, y से इन कॉमन वाले एलिमेंट को हटा दो, तो y का f लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे, g लिख लेंगे। उसके बाद x इंटरसेक्शन y लिख लो। तो इंटरसेक्शन कॉमन वाले आप जानते हैं कौन कौन से हैं, b और d, तो ये x इंटरसेक्शन y हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है ना। r जो है रियल नंबर सेट है, q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक ना। तो कह रहा है कि r माइनस क्यू क्या होगा, ठीक ना। तो r माइनस क्यू क्या होगा। अच्छा, आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी हाई स्कूल में वास्तविक संख्याओं की, कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं आपने किसको कहा था, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो यानी परिमेय यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय माने इरेशनल नंबर, इनसे मिलकर क्या बना होता है, रियल नंबर सेट बना होता है। तो बताइए कि अब देखिए r में है क्या क्या, r में q भी है और साथ में क्या है, i भी है, ठीक ना। r में क्या क्या है, वास्तविक संख्या में क्या क्या है, परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्या, क्योंकि r की परिभाषा वास्तविक संख्याओं की परिभाषा यही होती है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब इस पूरे सेट से q प्लस i से आपको हटाना किसको है, q को। इसके कौन से अवयव यहाँ पे नहीं मिलेंगे, q तो पूरे मिलेंगे, यानी परिमेय संख्या तो पूरी मिलेंगी, कौन सी संख्या नहीं मिलेंगी यहाँ पे, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। यानी r माइनस क्यू बराबर आप लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अपरिमेय संख्याएं बचेंगी r में, ठीक ना, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो इसको ऐसे ही करना है आपको, ठीक ना, कि भाई r में क्या क्या है, q है, i है, मतलब परिमेय है और अपरिमेय है। तो और q मतलब इसके वे अवयव जो इसमें ना मिले, तो इसके i नहीं इसमें मिलेंगे, यानी अपरिमेय संख्या इसकी नहीं मिलेंगी यहाँ पे। तो यानी r माइनस क्यू अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य है या असत्य है बताना है, ठीक ना। तो देखिए बस वही असंयुक्त समुच्चय का बताया है इसमें, ठीक ना, कि है कि नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 2 3 4 5 और 3 6 दिया हुआ है कि ये असंयुक्त समुच्चय है। कैसे समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय है, ठीक। तो देखिए असंयुक्त समुच्चय कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन काहे बराबर हो जाए, 5 बराबर। तो इसमें देखिए कॉमन मिल रहा है, ठीक ना, 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक। आगे इसी तरह से AEIOU अपनी किताबों में देखेंगे, AEIOU और ABCD, तो इसमें भी कॉमन मिल रहा है, तो ये भी कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें असंयुक्त समुच्चय कर रहा है। तीसरे में देखें 2 6 10 14 और दूसरे समुच्चय में दिया हुआ 3 7 11 15, तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं मिला, इसका मतलब ये वास्तव में असंयुक्त समुच्चय है। ये वाला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह से 2 6 10 पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है और दूसरे में क्या दिया हुआ है 3 7 11, तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा समुच्चय हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी कथन सही है। तो इस तरह से देखिए आपकी एक्सरसाइज ही खत्म हो गई। अब आगे आपका क्या है, 2 समुच्चयों का पूरक समुच्चय, ठीक ना। तो पूरक समुच्चय के बारे में फिर आप कल बताएंगे, ठीक ना। तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक